वीडियो में हमें डिस्कस करना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, इसकी स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और इसके फंक्शंस क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है एक सेल का। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल है। पहली बात, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो कंसर्न है मेन, इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि एनर्जी को मैन्युफैक्चर करता है, फूड सोर्स जो होता है उससे एनर्जी को ट्रैप करता है और सप्लाई करता है सेल में। अब मैन्युफैक्चरेशन ऑफ एनर्जी में दो ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और एक माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल है उसमें इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम भी देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें पता चलता है कि यह रॉड लाइक है, फिलामेंटस नज़र आता है माइक्रोस्कोप में, या फिर लेमेला लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नज़र आती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो पता चलता है कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। पहली बात, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। दूसरी बात, इसमें क्रिस्टी है। क्रिस्टी कैसे बनते हैं, ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनवर्ड फोल्डिंग है। ये फोल्डिंग है इनसाइड पे, इसे इनफोल्डिंग का नाम देते हैं। ये जो इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर बन रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। अब क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं सिस्टर्नी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, गाल्गी अपरेटस, लाइसोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सिस्टर्नी होते हैं, ये क्रिस्टी है। उसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये जो डॉटेड एरिया है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स, वाटर और डिफरेंट तरह के सब प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे जो इसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल, फैटी मेटाबॉलिज्म कैसे होता है वो हम इसके फंक्शन में देखेंगे। उसके बाद है कंपार्टमेंट्स। अब मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से दो तरह के कंपार्टमेंट बनते हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। अब आउटर कंपार्टमेंट होगा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, ये वाली स्पेस, ये है आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को ही इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। तो इनर कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और आउटर कंपार्टमेंट आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है। उसके बाद हम देखते हैं साइज और नंबर। अब साइज माइटोकॉन्ड्रिया का और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल टू सेल वेरी कर रहे होते हैं। ऐसे सेल्स जिनके अंदर एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है, जिस तरह के मसल सेल्स हैं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। आगे हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक और पार्ट है F1 पार्टिकल्स। अभी जो क्रिस्टी है इस पे इन साइड पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये जो ब्लू के साथ शो किए हुए हैं इन्हें हम कहते हैं F1 पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल मेनली इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी ट्रैप करने के अंदर, मतलब ये जो कीमोजेंसिस होगी या जो ATP की फॉर्मेशन है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनेल्स दो ऑर्गेनेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन। एक है उसमें क्लोरोप्लास्ट और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन क्यों कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एवोल्यूशन की थ्योरी पेश की जाती है तो कहते हैं पहले प्रोकैरियोट्स वजूद में है फिर यूकैरियोट्स। तो कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये पहले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब ये सेपरेट ऑर्गेनिज्म थे, सेल का पार्ट नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, ये एक सेल के अंदर जो है वो इन्होंने अपनी जगह बनाई और ये वहाँ पे ऑर्गेनेल्स के तौर पर फंक्शन करने लगे। तो इन्हें कहते हैं ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को। और दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बियोट ओरिजिन हैं, इससे रिलेटेड एक टर्म है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल इस वजह से है क्योंकि ये सोचा जाता है कि पहले ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, सेपरेट ऑर्गेनिज्म थे, तो ये रेप्लिकेट भी खुद करते होंगे, इसलिए इनके पास अपना DNA और प्रोटीन होती है, यानी राइबोसोम फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम जिन्हें हम कहते हैं। इसका मतलब कि इनके पास अपना DNA है, अपना इनके पास प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ये खुद अपना जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस। अब इसका मेन फंक्शन पावर हाउस ऑफ सेल, इस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब ये है
कि एनर्जी को मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है दूसरे सेल को। एनर्जी मैन्युफैक्चर जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोप्लास्ट भी करते हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल का नाम देते हैं। दूसरी बात है रीजनरेशन ऑफ एटीपी। इसका मतलब क्या है? अब जो एनर्जी स्पेंट हो जाती है यानी कि एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, एटीपी ये सेल को कैसे सप्लाई करती है एनर्जी? इसमें फास्फेट बॉन्ड ब्रेक होगा, एटीपी बनेगी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट हासिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो यूज्ड एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये भी काम है कि एटीपी को दोबारा एटीपी में कन्वर्ट करना ताकि दोबारा सेल यूज कर सके, इसलिए इसको रीजनरेशन ऑफ एटीपी में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। तो इसके दो फंक्शन है, मेनली पावर हाउस ऑफ सेल और रीजनरेशन ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमने पहले जिक्र किया कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और क्रेब्स साइकिल चलता है। अब क्रेब्स साइकिल तो पार्ट है इसका कि फूड से एनर्जी ट्रैप किस तरह करते हैं, वो अब आगे जाके आप पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन में कैसे इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है तो रेस्पिरेशन का वो जो है वो पार्ट है क्रेब्स साइकिल। पहले होती है ग्लाइकोलाइसिस फिर क्रेब्स साइकिल, तो वो अलग पार्ट है। दूसरा इसका काम है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में कैसे इन्वॉल्व होता है? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इस तरह के फैटी एसिड को एक साइकिल के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में या कार्ब्स में। तो ये जो साइकिल है इसे कहते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ये लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगी। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इसलिए फैटी एसिड स्टोर्ड एनर्जी करते हैं लेकिन वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होने देते एनर्जी को। तो ये एनर्जी को यूजफुल बनाने के लिए फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है।